नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो वहीं बढ़ती जा रही है कोरोना से होने वाली मृत्यु की भी दर। और सबसे बड़ी बात यहां पर देखने वाली यह है कि सरकार भले ही मृत्यु दर के आंकड़ों की कुछ भी बात कहे, कैसे भी आंकड़े दे, लेकिन गंगा में बहती लाशें कुछ और ही बयां करती हैं। तो वही आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच नदी में कई जगहों पर शव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बक्सर के बाद अब उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर के गहमर गांव के पास गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली हैं और इतनी बड़ी संख्या में शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचने के साथ ही लोगों को अब संक्रामक रोग फैलने का खतरा सताने लगा है। यह मामला पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र का है, जहां बिहार की तरफ बहने वाली गंगा में दर्जनों शव किनारे पर मिले हैं। कोरोना काल में ज्यादातर लोग लाशों को जला नहीं रहे हैं, लोग ज्यादातर लाशों को जल में प्रवाहित कर रहे हैं। तो वहीं लकड़ी की कमी से लोग शव को जल में भी प्रवाहित करते जा रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के बाद इस तरह लाशों का बहकर आना कहीं ना कहीं एक बड़ा राज जरूर खोल रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बढ़ती जा रही है कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर। हालांकि प्रशासनिक आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं, लेकिन साथ ही साथ गंगा नदी में लाशें मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ये लाशें राज खोलती हैं उस प्रशासनिक तैयारी का, उस प्रशासन के तमाम दावों का जो ये कहते हैं कि हम कोरोना के इस संक्रमण काल में बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और यही अगर बेहतर तैयारी का नज़ारा है तो आप सोच सकते हैं कि ज़मीनी हकीकत इन तैयारियों की क्या होगी। और जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से लगातार खबरें आ रही हैं, शमशान से खबरें आ रही हैं, कब्रिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहाँ पर जगह नहीं बची है। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमण के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है और अब जगह ना मिलने के कारण लोग अब इन शवों को जला नहीं रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं, बल्कि वो इन्हें जल में प्रवाहित कर रहे हैं। और यही वजह है कि इतनी बड़ी मात्रा में गंगा नदी में शव मिलने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। ब्लॉक वाइज 4-4 मोबाइल टीमें गठित की हैं। ये टीमें हर गांव में जाएंगी और जो लक्षण युक्त लोग हैं उनका सैंपल कलेक्ट करेगी और उनमें दवाई भी वितरित करेंगी। और पूरे जनपद में हमने ये प्लान किया है कि हर गांव में टीम जाए और हर गांव में सैंपल ले, जिससे हम इस बीमारी से लोगों को अधिकाधिक संख्या में बचा सकें। तो वही आपको बता दें कि इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, जानना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ तो प्रशासन अपने आंकड़े जारी करता है कोरोना से संक्रमित होते मरीजों के, एक्टिव मरीजों के, और साथ ही साथ कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसके भी आंकड़े प्रशासन जारी करता है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं इन आंकड़ों में एक गफलत सी देखी जा रही है। और ये गफलत और ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है गंगा नदी के अंदर, वो साफ जाहिर करता है कि जो कमी देखी जा रही है प्रशासनिक तैयारियों के अंदर। शमशान घाटों में हम लगातार खबरें चला रहे हैं कि वहां पर जगह नहीं बची है, इतनी बड़े पैमाने पर मृत्यु की दर बढ़ती जा रही है, कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। और शायद यही एक वजह है कि लोग अब इन लाशों को जला नहीं रहे क्योंकि वो जला पा नहीं रहे, दबा नहीं रहे क्योंकि वो दबा नहीं पा रहे, और इसीलिए इन्हें जल में प्रवाहित कर रहे हैं। और इसीलिए शायद इतनी बड़ी संख्या में गंगा नदी के अंदर लाशें मिलने का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। चंद्रसेन जी, कोरोना की मौतों को लेकर सरकारी आंकड़ा कुछ भी कहे, लेकिन जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो बहुत ही भयावह है और वो देखने लायक तस्वीरें नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना और गोमती। अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने विजुअल चलाए थे न्यूज इंडिया पे और ये देखा था कि हमीरपुर जिले में जो नदी निकलती है यमुना, उसमें 40 से ऊपर के शव उतरा रहे थे। फिर प्रशासन से हम लोगों ने उसमें जब अवगत कराया तो वो लोग वहां टीम पहुंची और उन्होंने देखा। अभी जैसे यूपी बिहार का भी आपने जिक्र किया बॉर्डर पे, तो गहमर गांव के पास में जो दर्जनों लाशें पाई गई हैं, वो एक भयावह दृश्य है। वो मतलब देखने के लायक वो दृश्य नहीं है। और इस तरह गोमती की भी बात करें, उत्तर प्रदेश में जहां जहां गोमती निकलती जा रही है उसमें भी ढेर सारी लाशें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, ये सरकारी फाइल में आंकड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि गांव में किस तरीके से संक्रमण फैल चुका है, गांव में स्थिति क्या है। और ये बहुत ही भयावह स्थिति है कि कब्रिस्तान में जगह नहीं बची हुई है। जो शमशान घाट है वहां पर लकड़ियां कम पड़ रही हैं और शमशान घाट में 8 से 10 घंटे
जो लाइन लगानी पड़ रही, जो बाहर लोग खड़े हुए हैं, वो अपने आप में बहुत ही भयावह दृश्य है। और जो सरकारी फाइल और आंकड़े हैं, वो ये इस बात में उनका जिक्र नहीं है कि कितनी लाशें इस तरीके से निकल रही हैं। शहर के आंकड़े तो हमारे पास फाइल पे हैं, शहर के आंकड़े हम रोज देखते हैं, लेकिन गांव में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है, उनके पास उतने साधन भी नहीं है, ना वो टेस्ट करा सकते हैं, ना उनको ठीक तरह से दवाई मिल रही है, ना उनको ठीक तरीके से गाइडेंस मिल रही है। तो ये जो मौतें हो रही हैं, ये अपने आप में बहुत ही भयावह दृश्य है ग्रामीण इलाकों में। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले जो लहर आई थी कोरोना की, उस समय भी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि अभी जो संक्रमण है वो सिर्फ और सिर्फ शहर तक ही सीमित है। हमारे गांव, हमारे देश की जो हम कह सकते हैं सबसे पहली कड़ी, वो अभी तक इस संक्रमण से बची हुई है। लेकिन जैसे ही ये दूसरी लहर आई है और देखा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर न सिर्फ शहरी आबादी बल्कि ग्रामीण आबादी भी इस कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हो रही है। और जैसा कि अभी आपने भी बताया कि गांव में इतने संसाधन नहीं है, और जिस प्रकार से जांच और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन और कोरोना से जो लड़ाई है जिस प्रकार से शहरों में चल रही है, वैसी लड़ाई गांव में देखने को नहीं मिल रही है। और शायद यही वजह है कि मौतों का सिलसिला गांव में लगातार जारी है, और क्योंकि साधन संसाधन वहां पर कम है और इसीलिए ये नजारे देखने को मिल रहे हैं। चंद्रसेन जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अभी तक शहरों के आंकड़े हमारे पास होते थे, लेकिन गांव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुए, और चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी और शासन की सख्ती के बाद भी जिस तरीके से विजय जुलूस निकले, वो अपने आप में चौंकाने वाले थे। उनके ऊपर न शासन की सख्ती का असर दिख रहा है, न कोर्ट का आदेश दिख रहा है। जबकि स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि जब वोटिंग हो रही थी, जब पोलिंग हो रही थी, तब एक प्रत्याशी के साथ एक जा सकता था, लेकिन वहां पर समर्थकों की बहुत भारी भीड़ दिखाई दी। उसके बाद जो विजय जुलूस निकले, वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाले निकले कि इतनी ज्यादा भीड़ सड़कों पर आ गई थी। और इनके लिए तो मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो सैनिटाइजर, बहुत दूर की बात है। ये सब उनके लिए ऐसा दिखाई दे रहा था उस भीड़ को देखने के बाद कि कोविड के सारे नियम जो हैं वो सिर्फ शहरों के लिए बनाए गए, गांव पे वो अमल नहीं करते। उसी का नतीजा देखने को मिला। जैसे ही पूरे देश में लॉकडाउन की बात शुरू हुई, तो जो प्रवासी हैं जो यहाँ से बाहर गए थे, उनकी वापसी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो दिल्ली से आए, जो राजस्थान से आए, जो मुंबई से लौटे, वो एक बहुत बड़ा तादाद में लोग अपने घर वापसी, क्योंकि उनको पिछले साल जो कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ था उसकी यादें जुड़ी हुई थी, उस समय उनकी तकलीफों के बारे में वो जानते थे। तो जैसे ही लॉकडाउन की बात हुई, वो वापस घर पे आना शुरू हुआ। उसके बाद पंचायत इलेक्शन हुआ। उसके बाद जो दो प्रमुख त्योहार होते हैं, जैसे होली हुई, होली में आपने देखा किस तरीके से बाजारें पटी पड़ी हुई थी, मतलब किसी तरीके का कोरोना का भय नहीं था। और आने वाले समय में अभी भी रमजान चला, रमजान के समय भी लोगों ने खरीदारी में भारी भीड़ लगाई बाजारों में। और अब कुछ समय के बाद ईद है, उसकी खरीदारी के लोग भी हैं। लेकिन आंशिक कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगा है, जिससे जो शहरों का आंकड़ा है उमंग, वो तो बहुत कम दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर आज की बात करें तो लखनऊ में 1200 कुछ के आसपास आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंकड़े बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास तस्वीरें हैं, जो विजुअल्स हैं, जो स्थिति है, वो बहुत ही ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है कि जो अंतिम जो संस्कार हो रहा है, उसमें किस तरीके से लोग, जो गांव के लोग हैं, किस तरीके से नदियों में, आसपास के तालाब के किनारे या बाग में किस तरीके से वो जो संस्कार कर रहे हैं, उसके आंकड़े हमारे पास में नहीं है। तो स्पष्ट तौर पे जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो एक राहत देते हैं, दिल को एक सुकून देते हैं कि मौतें कम हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास जो तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, उनको देख के बहुत ज्यादा लगता है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ, ये चीजें अभी और आगे बढ़ रही हैं। इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। उमंग जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रसेन जी। और जाहिर सी बात है कि ये जो गंगा नदी में बहते जो ये शव है, अपने आप में शासन प्रशासन की जो पोल है वो खोलने के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ ये तस्वीर दिखाई देती है कि जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां अगर ज़मीनी स्तर पर आकर बात की जाए और ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए, तो ये शासन प्रशासन की तमाम तैयारियां इन लाशों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि झूठ साबित हो रही हैं। नीरज शर्मा राजस्थान की राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जिस प्रकार से अभी चंद्रसेन जी भी बता रहे हैं कि जो लाशों का सिलसिला है मिलने का, वो लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण स्तर पर उतनी तैयारियां शासन प्रशासन की दिखती नहीं है कोरोना संक्रमण को लेकर, जो कि शहरी स्तर पर है। और शहरों में नीरज जी, जैसा कि हम सबको पता है कि शहर में अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अस्पताल से उनका शव बाकायदा पीपीई किट में पैक करके उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाता है। लेकिन नदी में जो ये शव मिल रहे हैं, इनमें वो पीपीई किट देखी नहीं जा रही, जो कि ये साफ जाहिर करती हैं, साफ इस और इशारा करती हैं कि ये शव या ये व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए। नीरज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी?
लगता है कि इस तकनीक खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं पा रहे, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। चंद्रसेन जी, यही सवाल आपसे भी है कि ये जो शव जो दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर पीपी किट नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की सामग्री से ये पैक किए गए, तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है चिकित्सीय सेवाओं पर, चिकित्सीय तैयारियों पर, कि इन लाशों को देखकर, इन शवों को देखकर यही लगता है कि ये तो अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे। चंद्रसेन जी। तो बिल्कुल उमंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्थिति ये है कि कुछ समय पहले अपने ही चैनल पे हम लोगों ने एक विजुअल चलाए थे। प्रतापगढ़ का मामला था कि कोरोना हो गया था, उस महिला थी 60 साल की, और उसकी छुपाने के लिए उन्होंने घर के बाहर ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें उसकी लाश को दफन कर दिया। बाद में गांव वालों की शिकायत और उसके बाद प्रशासन जागा। तो इस तरीके से पूरे देश में वो खबरें आ रही हैं। देखिए, कोरोना का जो संक्रमण है डेड बॉडी से भी फैलता है। कुछ समय पहले अपने देश से एक उदाहरण हुआ था कि एक लेडी की डेथ हो जाती है, उसके 4 बेटे जिन्होंने कंधा दिया था, उन चारों की मृत्यु हो गई थी। तो ये डेड बॉडी से भी जो संक्रमण फैलता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सोचने का विषय इस समय, क्योंकि जिस तरीके से लाशें गांव में है। शहर का मामला तो ये है कि हॉस्पिटल से अगर लाश निकली तो उसको पीपी किट में दे दिया, शमशान गृह में तमाम तरह की व्यवस्थाएं होती, वहां लोगों को जाने नहीं देते। लेकिन गांव में तो आज भी माहौल वही है। जब किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके पीछे वो एक भीड़ लगती है। घर परिवार बड़े होते हैं तो उनके वो साथ में ही जाते हैं, अंतिम संस्कार उसी रिवाज से करते हैं, उसके बाद जो कर्मकांड होते हैं वो उसी रिवाज से होते हैं। तो वो बहुत सोचने का विषय है कि एक आदमी जिसकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है, उसके संपर्क में कितने लोग आते हैं। और यही एक कारण है कि कोरोना के बढ़ने का जो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है, सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो दूरी नहीं बना पाते, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना पाते, वो उस तरह के जो कोविड के पालन है वो नहीं कर पाते। वो मास्क और सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है उमंग, क्योंकि जब इस तरीके से एक आदमी संक्रमित होकर जिसकी मौत हो जाती है, उसके संपर्क में आने से कितने लोग प्रभावित हो जाते हैं। उनके पास पैरासीटामोल, क्रूसिन या इस तरह की बुखार की दवा लेते रहते हैं। स्थिति जब खराब हो जाती है तो वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते। और ऐसे में शासन और प्रशासन का डर, और दूसरा उनकी अज्ञानता भी कह सकते हैं कि वो अपने आसपास में जो गांव में जो बाग होते हैं या छोटी नदियां होती हैं या जो तालाब होते हैं, वहां पर अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो वो आंकड़े कहां से आएंगे? सरकार के पास वो आंकड़े तो कभी नहीं आएंगे। वो तो पता भी नहीं चलेगा कि कितने लोगों में कोरोना फैला हुआ है, कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मौत हो गई। तो जो सरकारी आंकड़े हैं, इनसे कहीं ज्यादा स्थिति विपरीत स्थिति देखने वाली है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो नदियों में शव मिल रहे हैं या जिस तरीके से विजुअल्स आ रहे हैं कि लोग चोरी छुपे भी अंतिम संस्कार कर रहे हैं, वो बहुत सोचने वाली बात है। और बहुत ही ज्यादा इस पर नियंत्रण लगाने की बात है कि जिस आदमी की मौत होनी थी वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जो संपर्क में लोग आते हैं उन पर खतरा ज्यादा होता है। क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो आसपास बड़े परिवार होते हैं, वो आपस में एक साथ में रहते हैं। तो वो जब मौत होती है तो उसके साथ में वो जाते हैं और सारे कर्मकांड उसी तरीके से करते हैं। ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा लोग एक पास इकट्ठा होते हैं तब संक्रमण फैलने का ज्यादा डर रहता है। यही स्थिति है और यही एक कारण है जिसमें गांव के आसपास संक्रमण फैल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों की मौत उसमें हो जा रही है। उमंग जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा चंद्रसेन जी, और जाहिर सी बात है कि इस और भी अब प्रशासन को ध्यान देना होगा और न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी तैयारियों को और मजबूत करना होगा, ताकि कम से कम किसी एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, भले ही वो किसी भी धर्म का हो, उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार या उसकी अंतिम क्रिया होनी चाहिए। ये उसका एक हम कह सकते हैं बुनियादी हक भी है। तो ये हक भी दिलाने के लिए अब शासन प्रशासन को ग्रामीण स्तर तक उतरना होगा, अपनी एक एक तैयारियों का जायजा लेना होगा। हालांकि ये खबर मिलने के बाद में डीएम ने एक टीम जरूर गठित करी है इसकी जांच के लिए, लेकिन अब देखने वाली बात है कि जांच कहां तक पहुंचती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, नीरज जी हमारे साथ में वापस जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमीरपुर से संवाददाता वीरू गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। वीरू गुप्ता, आपके पास में आएंगे, उससे पहले नीरज जी आपसे जानना चाहेंगे, रविवार को अगर हम बक्सर के ही आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जो सरकारी आंकड़े थे वो 76 शव के बताए जा रहे थे, जबकि शमशान घाट में, वहां पर 2 प्रमुख शमशान घाट है, चरित्र वन और चौसा, यहां पर जो जितने शव जिनका दाह संस्कार हुआ है वो 100 से भी ज्यादा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि सरकारी आंकड़े हैं 76, 100 से ज्यादा शव का दाह संस्कार शमशान घाट में होता है और उसके बाद भी दिन रात वहां पर एक दिन में कम से कम 12 से 13 शव जलाए जा रहे हैं, उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। और इतने बड़े पैमाने पर जब शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी तैयारियां वहां पर नाकाफी सिद्ध हो रही हैं और शायद यही एक प्रमुख वजह है कि अब शव जलाए नहीं जा रहे बल्कि उनको बहा दिया जा रहा है। नीरज शर्मा जी। उमंग, देखिए, एक तो धार्मिक परंपरा वाला देश भारत है, दूसरा बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जब लोगों की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है या अकाल मौतें हो जाती हैं।
और ऐसा कोरोना काल में नहीं, सामान्य तौर पर भी मौत होती है। कोई बड़ा बुजुर्ग यदि घर के अंदर होता है और उसका निधन हो गया तो उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल नहीं ले जाया जाता है। उनका पारंपरिक विधि विधान से जिस विधि को फॉलो करते हैं उससे उनका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। और भारत में ये परंपरा रही है कि जहाँ धार्मिक महत्व वाली जो नदियां होती हैं या सरोवर होते हैं, इस प्रकार की नदियां होती हैं, वहां बहाया जाता है। जैसे गया जी है तो वहाँ गया जी कर देते हैं, गंगा जी है वहां पर शव को बहा दिया जाता है। ऐसी परंपरा यमुना के अंदर भी रही है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों के अंदर शवों को बहाने की परंपरा रही है, जो नदियों के पास बसे हुए शहर है। हालांकि सरकार ये कहती है कि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इन शवों को जो है पारंपरिक विधि विधान से या तो अगर हिंदू है तो जला करके उसका अंतिम संस्कार किया जाए, अंत्येष्टि की जाए, मुस्लिम है तो कब्रिस्तान में दफना करके जो है अंतिम संस्कार किया जाए, इसी प्रकार से ईसाई है तो उनके ग्रेवयार्ड में उसको ले जाया जाए। ये सरकार कहती है कि इससे एक प्रॉपर जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग चाह नहीं रहे कि अस्पतालों के अंदर जाएं और मुर्दा घर में ले जाके शव को पोस्टमार्टम किया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये लोग करना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे शव हैं, जैसे आपने बताया कि 76 केसेस रिकॉर्ड हुए, 100 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन रिकॉर्ड में जो है सरकारी कोविड से जो मृत्यु हुई वो कोविड मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है उन 76 लोगों को ही मिलेगा जो कि सरकार के रिकॉर्ड में चढ़े। जो रिकॉर्ड में ही नहीं चढ़े या जिनकी जानकारी नहीं है और घर बैठे बैठे किसी का निधन हो गया है, एज ज्यादा थी, लोगों ने मान लिया कि सामान्यतः जो है लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उसके चलते उनका निधन हो गया। अब ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जो अलग अलग इलाके के अंदर आ रहे हैं, जो लोग जो है ना तो पीपीई किट पहन रहे हैं, ना सरकार की उस व्यवस्था के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कई बार ये भी लगता है कि अंतिम संस्कार जो करेंगे तो उसमें पूरे घर वालों को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उनके जो परिजन हैं उनको पूरा हमसे मिलना नहीं दिया जाएगा, अंतिम दर्शन जो है वो नहीं करने दिए जाएंगे। लेकिन इससे एक बड़ा नुकसान ही हो रहा है कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसका निधन कोरोना के चलते हुआ है, उसके चलते उसके परिजन संपर्क में आ गए और वो चिकित्सकीय सहायता के पास नहीं पहुंचे और बाकायदा जो मृत जो शरीर है उसकी कोविड जांच नहीं हुई है, तो एक बड़ी समस्या ऐसे लोगों के अंदर हो सकती है कोरोना के शिकार हो सकते हैं। ग्रामीण अंचलों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाओं की और चिकित्सा व्यवस्थाओं की भी कमी है। शायद यही वो कारण है कि लोग जो है बड़ी संख्या के अंदर लापरवाही बरत रहे हैं और इसी कारण हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से कोरोना का ये जो तांडव है ये देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। शायद यही एक प्रमुख वजह है जी, कोरोना का तांडव ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है, फिर वो भले किसी भी राज्य के गाँव हो। खैर, वीरू गुप्ता हमारे साथ में लगातार बने हुए हमीरपुर से। वीरू, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये नजारा सामने आ रहा है गंगा नदी के अंदर, बक्सर के लोग कह रहे हैं, बक्सर के अधिकारी कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश से बहती हुई आ रही है, तो वही उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि ये बिहार से बहती हुई आ रही है। तो अब आप देखिए वीरू, सबसे विडंबना ये है कि अब लाशों पर राजनीति हो रही है और जो ये लाशें मिल रही हैं, जो ये शव मिल रहे हैं, ये कम से कम 5 से 6 दिन पुराने बताए जा रहे हैं। वीरू जी उमंग, मैं बता दूं पूरा मामला हमीरपुर मुख्यालय से निकली हुई जमुना नदी का है, जिसमें तटीय इलाकों से बह के शव आ रहे हैं लगातार, जिसमें जिला प्रशासन निगाह भी बनाए हुए है। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन अब इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करता है। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश विवेक तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, जिस प्रकार से ये एक प्रकरण सामने आया है और अगर हम बात करें, हम दोबारा एक बार इस बात को बता दें, रविवार को 76 शव सरकारी आंकड़ों में आए और शमशान घाट में 100 से भी ज्यादा शवों का दाह संस्कार हुआ। 20 शवों का दाह संस्कार एक एक दिन में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि करीब अगर हम कुल आंकड़ों की बात करें तो 40 के आसपास ये शव बताए जा रहे हैं जो कि नदी में अलग अलग इलाकों से बहकर आए हैं। और बक्सर जो कि क्षेत्र है स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का, और अश्विनी कुमार चौबे जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं, तमाम जो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के एक कद्दावर वो नेता भी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनकी निगाह अभी तक क्यों नहीं पड़ी, उनके संज्ञान में यह मामला क्यों नहीं आया? विवेक जी। देखिए उमंग जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये 2 अलग अलग मामले हैं। पहला मामला 4-5 दिनों पहले हमीरपुर से सामने आया था। वहां की यमुना नदी में 53 शव इस तरह से बहते हुए मिले थे, जिसके बाद खलबली मच गई थी। पूरा अमला वहां पर पहुंचा और उसकी जांच पड़ताल अभी तक की जा रही है कि वो शव कैसे आए। ये माना जा रहा है कि कुछ शव ऐसे थे जो दाह संस्कार की परंपरा है कि दाह संस्कार नहीं किया जाता और शवों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन ये शव कुछ इसमें अजले शव भी थे जो हमीरपुर में जमुना नदी में पाए गए हैं। उसकी जांच पड़ताल हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोरोना संक्रमित रहे हो और उनको बगैर जांच पड़ताल के या बगैर किसी रिकॉर्ड में आए हुए उनको यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया है। इस बारे में सरकार अभी कुछ तय नहीं कर पाई है। लेकिन 53 शव 3-4 दिन पहले हमीरपुर की जमुना नदी में मिले थे। आज की अगर हम बात करें तो आज उत्तर
प्रदेश का जो पूर्वांचल का हिस्सा है गाजीपुर, जहां पर लखनऊ से बहने वाली गोमती गंगा जी में जाकर मिलती है और वहां से गंगा नदी आगे जाकर बनारस और बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल गंगा सागर तक जाती है। तो बक्सर में जो बॉडीज मिल रही है, ये हो सकता है कि वो गाजीपुर से गंगा नदी में बह करके गई हो। गंगा नदी में आज गाजीपुर में लगभग 100 शव, ऐसा बताया जा रहा है कि 100 शव वहां पर बिल्कुल जो बहते हुए आकर के किनारों पर लग गए हैं और कुछ पानी में बह रहे हैं। तो वहां भी पुलिस का अमला पहुंचा हुआ है, जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये कहां से आए, कैसे आए, और ये हो सकता है कि यहीं से कुछ बॉडी बह करके बक्सर में चली गई हो, क्योंकि जो गंगा नदी बहती है वो गाजीपुर पहला उनका वो है और वहां से आगे जाकर के बिहार में और फिर बिहार से बंगाल में मिलती है। तो अब ये कहां से शव आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस बारे में प्रशासन अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो शव मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोरोना से इसका लिंक जरूर है। जो आसपास के ग्रामीण हैं गाजीपुर के, जहां पर ये बॉडीज मिली हैं, उनका ये कहना है कि लकड़ियों की तादाद कम पड़ गई है गाजीपुर में शव जलाते जलाते, इसलिए लोग अब दाह संस्कार के बजाय इसको गंगा नदी में प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो ये दूसरा पक्ष भी जो आम लोगों का है वो ये सामने आ रहा है। बहरहाल प्रशासन का कहना है कि ये एक अंतिम संस्कार की परंपरा है, जिसके कारण जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में कभी इस तरह के शव गंगा नदी में या यमुना नदी में प्रवाहित नहीं किए जाते हैं कि जो बिल्कुल बहते हुए आकर किनारों से लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, इस बात की आशंका है कि कहीं इसका कोरोना से कोई संबंध तो नहीं है, ये कोरोना से संक्रमित होकर के जो जिनकी मृत्यु हुई है वो शव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या पानी में भी संक्रमण हो सकता है? तो बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं और अभी शासन ने या प्रशासन ने इस पर कोई अपनी स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है कि आखिर क्या मामला है और इतने ज्यादा शव गंगा और यमुना नदी में आखिर इस वक्त क्यों निकल रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल आपने सही कहा, जांच का विषय तो ये है ही, और साथ ही साथ अब वहां पर स्थानीय प्रशासन ने भी ग्रामीण लोगों को बोल दिया है, सख्त चेतावनी उन्होंने दे दी है कि कोई भी शव नदी में ना बहाया जाए, क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी बताया कि नदी में अगर इतने बड़े पैमाने पर शव मिलते हैं तो जलीय प्रदूषण का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि कोरोना संक्रमण इतनी बड़ी तेजी से यहाँ पर फैल रहा है, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि अगर ये शव नदी में बहाए जाते हैं तो संक्रमण का खतरा भी है। चंद्रसेन जी, आपका हम रुख करेंगे। जिस प्रकार से अभी विवेक जी ने भी बताया कि जांच का विषय है और कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि वहां पर शवों को जलाया नहीं जाता, दबाया नहीं जाता, उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में शवों का मिलना एक प्रशासनीय चूक यहां पर माना जा सकता है। और शायद यही वजह है कि अब वहां पर स्थानीय प्रशासन ने ग्रामीण लोगों को सख्त चेतावनी दे दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी परिजन के शव को वो पानी में नहीं बहाएगा, उसका उचित दाह संस्कार किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं चंद्रसेन जी इसको, और क्या आपको नहीं लगता कि अब शासन प्रशासन को ग्रामीण इलाकों पर भी विशेष ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है? ने भी बोला कि जो अंतिम संस्कार होता है वो रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है, लेकिन अब ये समय वो समय नहीं है, ये समय दूसरा समय है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो संक्रमण फैलाती है और लोगों को अपने चपेट में लेती है। अब जो रीति रिवाजों की बात करें तो वो 13 दिन का जो रीति रिवाज होता है, 10वां और 13वीं जैसी जो पूजा पाठ की विधियां होती हैं, ये वो समय नहीं कि भीड़ आपने इकट्ठा कर ली, घर परिवार को लोगों को जमा कर दिया। और जो स्थिति हो रही है उसके पीछे स्पष्ट कारण है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो अज्ञानता है, या सीधे कहें कि वो इस गंभीरता को नहीं ले रहे हैं किसी तरीके की कोरोना में, उसका असर देखने को मिल रहा है। आज आप उत्तर प्रदेश से देखिए, बदायूं से कितनी बड़ी खबर आती है कि एक मुस्लिम धर्म गुरु की डेथ हो जाती है, उसके पीछे आप देखिए हुजूम हजारों लोगों का है। तो मतलब, और वो जो हजारों लोगों का हुजूम है, उन्होंने मास्क पहने हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ा दी है उन्होंने, तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो वो संक्रमण फैलेगा, निश्चित तौर से फैलेगा। और इसका कारण अगर हम सिर्फ थोपे कि शासन और प्रशासन को, तो इससे बात नहीं बनने वाली है। शासन और प्रशासन कितने लोगों पर नियंत्रण करेगा? किसी की मृत्यु हो जाती है, वो अस्पताल नहीं जाता है, चुपचाप उसको नदी में बहा देते हैं, जैसा अभी भी विजुअल्स भी दिख रहा है। विवेक जी भी बता रहे थे कि लाशें पहले जलाई गई, लकड़ियां कम पड़ गई, इसलिए उनको नदी में प्रवाहित कर दिया गया। और 3 बड़ी नदियां उत्तर प्रदेश से निकलती, जैसे मैंने बताया, गंगा, यमुना और गोमती। तो कहां पे नियंत्रण किया जाएगा? इतने गांव पे कहां से नियंत्रण हो सकता है? ये तो हमें खुद सोचना होगा कि ये समय वो नहीं, महामारी है ये एक तरह की, और जिस तरीके से संक्रमण फैला ये जानलेवा है।
जिसकी मृत्यु लिखी थी उसकी मृत्यु हो गई उसी बीमारी के कारण, तो उसमें बचना है। वो रीति रिवाज हमको का पालन करने का समय ये नहीं है, क्योंकि संक्रमण फैलेगा, इससे और लोग भी चपेट में जाएंगे। आप मौतों की संख्या देखिए कितनी हो रही है, जो कोरोना से हो रही मौतों की संख्या, जो सरकारी आंकड़े, जो फाइलें बता रही है, ये संख्या वो संख्या नहीं है जहां से जिसपे हम भरोसा कर सके, क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, हम ऐसे विजुअल्स देख रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम देखते हैं कि कहां कहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति है। ये रीति रिवाजों का समय नहीं है, ये संबंधों को निभाने का उस तरह का समय नहीं, ये बचने का है। अगर हम इस तरह से बचेंगे नहीं और लगातार हम इस तरह के चीजों में लिप्त रहेंगे और उसको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, कोविड नियमों को अगर पालन नहीं करेंगे, तो स्थिति और भयावह होगी और ज्यादा लोग केसेस सामने आएंगे। और अभी तीसरी लहर अभी कोरोना संक्रमण की बाकी है उमंग। जैसा कि पूरे मीडिया रिपोर्ट कहती है कि इस बार का जो संक्रमण है पहले से बहुत अंतर है। इस बार का संक्रमण जो है हवा में भी है, काफी समय तक वो हवा में रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोरोना से किसी की मौत हो जाती है तो जाहिर तौर पर उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। और ऐसे समय में आप अगर हुजूम के साथ में चलते हैं या लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं तो निश्चित तौर से आप उसकी चपेट में आएंगे और निश्चित तौर से बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव तो है ही, और अब जरूरत है शासन प्रशासन को ये चीज सुनिश्चित करने की कि जिस प्रकार से शहरी इलाकों के अंदर जो अभियान चलाया जा रहा है कोविड गाइडलाइन की पालना करने का, और जिनके भी परिजनों की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो जाती है, उनके शवों को किस हिसाब से उनका अंतिम क्रिया करनी है, उस बारे में जागरूकता फैलाने की भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने भी कहा कि तीसरी लहर आने का समय बहुत निकट आता जा रहा है, और विशेषज्ञ भी कहते हैं कि पहली लहर के बाद में दूसरी लहर को उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि नहीं माना जा रहा था, लेकिन जो लापरवाहियां की गई हैं उस वजह से दूसरी लहर ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, और अभी भी अगर हम नहीं संभले तो तीसरी लहर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए जागरूकता का एक अभियान यहां पर चलाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए चंद्रसेन जी आपका, वीरू आपका, विवेक तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह कि गंगा नदी के किनारे जो बहती लाशें हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की त्रुटि तो जरूर बताती है, लेकिन उसके बाद भी आम जनता की भी जिम्मेदारी यहां पर बहुत बड़ी बनती है कि अगर आप इस प्रकार से लाशें नदी में बहाएंगे तो न सिर्फ आप सबसे पहले संक्रमित होंगे बल्कि आप औरों को भी ये संक्रमण दे रहे हैं, और ये संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, दूसरा तीसरा वेरिएंट तक आ चुका है, और ये वेरिएंट इतनी तेजी से संक्रमण फैला रहा है कि बहुत जल्द अगर इसे नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा रूप ये अख्तियार कर सकता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए